हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मज़े में? कहोगे पढ़ाई से कैसे खुश रह सकते हैं, है ना? कुछ बच्चों के यही आंसर्स होंगे, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, कब ये पढ़ाई ख़त्म होगी। तो ये आपके फ्यूचर के लिए ही है। पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करा करो। आप जब सोचोगे अरे भाई इतना प्रेशर है, कैसे करूँ, ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों समझ नहीं आता है, तो जब पहले से ही दिमाग में ठान लिया कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है तो कैसे समझ में आएगा। इसीलिए पढ़ाई को अच्छे से करूँ, समझ कर करूँ, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आपका कंट्रोलिंग का लास्ट पार्ट रह गया। आप तो खुश हो गए कि बीएसटी का कम से कम एक सेक्शन, एक बुक तो कंप्लीट कर लिया आपने। अब कल से हमारी केस स्टडी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। उसमें आपके ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके सॉल्यूशन भी साथ में बताए जाएंगे। चिंता मत कीजिए, केस स्टडी में आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। डोंट वरी, बस आप अपने एफर्ट्स दीजिए बच्चों। सिर्फ मेरे एफर्ट्स देने से काम नहीं चलेगा, आपको भी साथ साथ में मेहनत करनी होगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, मन में आ रही है, बोल देती हूँ। इंसान सपनों का चुनाव नहीं करता है, सपने अपने लायक इंसान को चुनते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो सपने आप देख रहे हैं ना, और अगर आप उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं तो वो सपने आपको अपने लायक समझते हैं, इसीलिए आप उनको आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सपनों के लायक आपने उनको नहीं चुना है, उन सपनों ने आपको चुना है। तो बच्चों, सपनों की कद्र करो और उन सपनों को सिर्फ सपनों में ही मत देखो, उसे हकीकत में पूरा करो। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था ना, इम्पोर्टेंस तक पढ़ लिया था कि कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। आज पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब भाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन था, कंट्रोलिंग लास्ट है, और फिर भी हम बाकी तीनों को तो छोड़ ही दे रहे हैं जो बीच में आए थे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई ऐसा क्या है जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग को जोड़ता है? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बिल्कुल सही है। प्लानिंग में आप क्या सेट करते हैं? प्लान कि एक टारगेट को, क्या टारगेट है मेरा, कौन इसको कंप्लीट करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में डिसाइड हो जाती हैं। तो इसका मतलब आपने प्लानिंग में डिसाइड कर दिया कि आखिर मेरा गोल क्या है और इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। और कंट्रोलिंग में क्या चेक किया? उन्हीं प्लान्स को आगे रखकर आपने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो इतने टाइम से आप एफर्ट कर रहे हैं, उसका आखिर रिजल्ट क्या है, इसको मेज़र करने की कोशिश की। तो इसका मतलब क्या है? जो प्लानिंग में सोचा, कंट्रोलिंग में उसी बेसिस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया। इसका मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, प्लानिंग ने ही उनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया। तो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड जो सर्व करता है एक बेस। मैंने अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आज थी, अब मैं उसे स्टैंडर्ड से सेट करूँ, वो स्टैंडर्ड कहाँ से आया बताओ? प्लानिंग से ना, क्योंकि प्लानिंग में आपने सेट किया था गोल ये है, इस गोल के लिए क्या टारगेट होना चाहिए, तो वो टारगेट ही आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से जब कंपेयर किया तो उसी टारगेट को आगे रखा जो आपको प्लानिंग में एडवांस में प्रोवाइड करा दिया गया था। अगर स्टैंडर्ड आप सेट नहीं करोगे एडवांस में, तो मैनेजर भाई कंट्रोल क्या करेगा? जब स्टैंडर्ड ही नहीं है तो आप कहोगे जो परफॉर्म कर दिया वो ठीक है, हमें तो पता ही नहीं है आखिर कितना करना है, कितना होना चाहिए और कितना है, इसके बीच में अंतर ही नहीं पता। तो ये स्टैंडर्ड आपको प्लानिंग प्रोवाइड करता है। अब देखिए, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ मीनिंगलेस। मतलब बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप प्लान चाहे कितने भी कर लो, लेकिन आप उसको जब चेक ही नहीं कर रहे हो, एक्चुअल में जो आपकी परफॉर्मेंस हो रही है आप उससे चेक ही नहीं कर रहे कि वो ठीक है या नहीं है, जो एक्शंस आप कर रहे हैं वो आखिर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, या उसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो भाई जब आपने यही चेक नहीं किया तो जो चाहे आप कितना भी प्लान कर लो, वो एक्चुअल में वो रिजल्ट देगा ही नहीं। तो मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के थ्रू होती है, जो ये श्योर करती है कि जो आपने प्लान बनाया है वो भी करेक्ट है और प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन भी करेक्ट हो रहा है। गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, ये उसका प्लानिंग का पार्ट है कि वो टारगेट सेट कर देती कि भाई 2025 तक इतना करना है, 2030 तक इतना करना है। स्किल्स के लिए कई सारी पॉलिसीज़ आई, ठीक है, स्किल डेवलप करने के लिए। तो लोगों में उन्होंने टारगेट सेट कर दिया कि इतना यूथ है उसको इतना 2025 तक 2 लाख 20 लाख जो भी उनका टारगेट है उस तक उसे अचीव करना है। लेकिन सिर्फ आपने टारगेट सेट कर दिया ये काफ़ी नहीं है। उस टारगेट को भाई, उस प्लान जो आपने बनाया है उसको पहले चेक तो करो कि कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ, किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ, या इम्प्लीमेंट होने में क्या
दिक्कतें आ रही हैं ताकि आप इसे इम्प्रूव कर सको। ट्रेनिंग सेंटर सही नहीं थे, या लोग नहीं आ रहे थे, या एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, या सही ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, ट्रेनर ठीक नहीं था, क्या दिक्कत थी। तो इन चीज़ों को तो जानो। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो क्या रीजंस हैं, तो उनको पता करने की कोशिश नहीं करोगे तो भाई प्लानिंग तो बिल्कुल बेकार है। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट भी प्लान करती है या एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है तो उसमें कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि भाई कहाँ डेविएशन है और उस डेविएशन को सही करने के लिए मैं कैसे करेक्टिव एक्शन लूँ। तो ये कंट्रोलिंग से हो पाता है। अब ये देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग का मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट की परफॉर्मेंस है और जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे कंपेयर करते हो कि पास्ट में आखिर आपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया या नहीं किया। जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसे ही तो मेज़र करते हैं, उसे ही तो कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड से। तो इससे पता चलता है कि कंट्रोलिंग तो बैकवर्ड लुकिंग थी, लेकिन प्लानिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग है। देखो, प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो ना तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस और फीडबैक से ही चीज़ें सीख कर प्लान करते हैं। अगर मैं कोई टारगेट सेट कर रही हूँ, मान लीजिए मेरे क्लास 12th के बोर्ड के लिए कितने परसेंटेज आना चाहिए, मैं किस बेसिस पर डिसाइड करूँगी। जो इंटरनल्स होते हैं उसमें कितने मार्क्स आ रहे थे, इस बेसिस पर डिसाइड करूँगी कि स्कूल्स में जो मेरे इंटरनल्स हुए उसमें आखिर क्या मेरा परफॉर्मेंस रहा। उस बेसिस पर मैं एनालाइज करूँगी फ्यूचर में जो क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो उसमें मेरे कितने मार्क्स आने की उम्मीद है। ये आपने किस बेसिस पर डिसाइड किया, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करके। तो जब आप प्लानिंग भी करते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्लानिंग भी कर रहा है तो उसी प्रकार से वो क्या करता है, अपनी पास्ट की परफॉर्मेंस, पास्ट के एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीख कर फिर प्लानिंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, आगे फ्यूचर प्लान करने के लिए भी आपको क्या देखना पड़ता है, अपना पास्ट। तो प्लानिंग भी क्या हो गई भाई, बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग। अब आप कहोगे मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि बैकवर्ड लुकिंग है, अब आप बोल रहे हो कि दोनों के दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है। ये दोनों तो बहनें हो गई जो दोनों तरफ जा रही हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोलिंग मैंने आपको बताया था कि बैकवर्ड भी है फॉरवर्ड भी है, कल ही बताया है क्लास में। अब प्लानिंग भी भाई उसी का फॉलो करती है, तो प्लानिंग भी क्या होगी फिर, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। अभी मैंने आपको बैकवर्ड तो बता दिया था, फॉरवर्ड जानेंगे। प्लानिंग फॉरवर्ड इसीलिए क्योंकि हम प्लान किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी पास्ट की चीज़ों को सीख कर रहे थे, इसीलिए वो बैकवर्ड थी। लेकिन किसके लिए प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, तो ये क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है। अब कंट्रोलिंग की बात करें, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग इसीलिए है कि कंट्रोलिंग सिर्फ इससे एंड नहीं हो जाती कि आपने परफॉर्मेंस को चेक किया, कंपेयर किया, डेविएशन निकला, उसके लिए एक्शंस ले लिए। आप इसमें ये देखते हो कि मैंने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया सेट किया था और जो वर्कर्स ने एक्चुअल में परफॉर्म की, अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो उसको डिफरेंस को मैं कैसे इन फ्यूचर एक्शंस लेकर, करेक्टिव एक्शंस लेकर कैसे इम्प्रूव कर सकूं ताकि वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जा सकें और टारगेट टाइमली अचीव किया जा सके। तो इसका मतलब क्या है, आप प्लानिंग में मतलब फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग में भी ये सोच रहे हैं कि जो पास्ट की गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको हम करेक्टिव एक्शंस के थ्रू कैसे इम्प्रूव कर सकें इन दी फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। बहुत ईजी है। प्लानिंग में तो आपने भाई प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित करना। चीज़ें कहते हैं ना, गाइडलाइंस निकाल दी जाती हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस निकालती हैं, आपके स्कूल्स में गाइडलाइंस निकलती हैं कि ये गाइडलाइंस हैं बच्चों, इनको आपको फॉलो करना होगा। प्लानिंग में तो आपने प्रिस्क्राइब कर दिया ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। कंट्रोलिंग में आपने देखा ये चीज़ एक्चुअल में कैसे हुई है, मैंने ये प्लानिंग में बताया ये चीज़ ना ऐसे होनी चाहिए। जैसे आप कभी सोचते हैं कि नहीं भैया मेरे को तो पेपर में देख लेना, मैं अच्छा ही करके आऊँगा, तो ये क्या है, प्लानिंग, और उसके लिए आप प्लान कर रहे हैं, चीज़ें डेली एफर्ट्स कर रहे हैं। कंट्रोलिंग क्या हुआ, एक्चुअल में जब एग्जामिनर में आपकी कॉपी चेक की तब उसने वैल्यूट किया कि आखिर आप हकीकत में 100 में से कितना करके आए हैं, तो ये क्या है, इवैल्यूएटिव। आपने प्लान करके एफर्ट्स दिए और एक टारगेट सेट किया कि भाई 80% मार्क्स मेरे आ जाएंगे, दैट इज़ प्लानिंग। कंट्रोलिंग में इवैल्यूएटिव हो गई क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में इवैल्यूएट किया कि आपकी जो परफॉर्मेंस को मेज़र किया कि आपने एक्चुअल कितना स्कोर किया। तो कंट्रोलिंग इज़ इवैल्यूएटिव, मतलब चीज़ों को मूल्यांकन करती है, पता करती है, एनालाइज करती है, और प्लानिंग प्रिस्क्राइब करती है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। अब देखो हमने ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन जान लिया कि आखिर भाई दोनों बहनों के बीच में रिश्ता क्या है।
दोनों एक से शुरू होती है और दूसरे से ख़त्म होती है। कहते हैं ना, हमसे ही लाइन शुरू होती है, हम पे ही लाइन ख़त्म होती है। तो वही चीज़ वही प्लानिंग और कंट्रोलिंग के साथ थी। लेकिन अब हम जानेंगे कि कंट्रोलिंग प्रोसेस कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहला स्टेप देखो, टारगेट को सेट करना, मतलब स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड ही तो सेट करोगे, उसी बेसिस पर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखोगे। तो भाई पहला स्टेप क्या है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, पहले उसको सेट कर लूँ कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड मीन एक यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। स्टैंडर्ड का मतलब यही तो है, जैसे मैंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में पर डे आपको 10 यूनिट का एग्जांपल दिया था कि 10 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये मैंने क्या सेट किया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ कि हर दिन हर वर्कर 10 यूनिट का एटलीस्ट प्रोडक्शन करे। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ही एक बेसिस बन जाएगा फिर आगे जो भी वर्कर्स ने परफॉर्म किया होगा उसके कंपैरिजन करने का। और मैनेजर यही इंसिस्ट करता है कि भाई जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है आप उसे ही फॉलो कीजिए, उसी पर फोकस कीजिए। और हाई स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी अचीव, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड भी वो सेट नहीं करता कि जो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, जो मतलब कहते हैं ना बियॉन्ड दी लिमिट हैं, जो आप अचीव ही ना कर पाओ। जो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड भी एक्यूरेट होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड जो सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एवरेज वर्कर, एवरेज वर्कर के हिसाब से ही आपका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। इतना कोई ज़्यादा बियॉन्ड दी लिमिट सेट नहीं करते हैं, वही करते हैं जो अचीवेबल है। तो सबसे पहले आपने क्या किया भाई, कंट्रोलिंग करने के लिए अपना एक टारगेट या एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि काम ऐसा होना चाहिए, 10 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए मुझे। सेकंड, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन ने ये बोला कि पर मंथ मुझे 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए, ये क्या है, स्टैंडर्ड। और रिसोर्सेज की जो वेस्टेज हो रही हो वो 5% से कम चाहिए। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आ रही हो पर यूनिट वो 10 रुपये होना चाहिए। तो ये क्या है, पूरे स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ऐसी मार्केटिंग ने सेट किया। प्रोडक्शन 10,000 हो रहा है, सेल 1 लाख यूनिट मुझे चाहिए, हर महीने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, लेकिन आपको सेल की ये टारगेट करना है कि 1 लाख होना चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 10% से इंक्रीज़ होगी। ये नहीं कि कल आपने 10,000 की थी, उससे 10% से ज़्यादा 20% आपने बिल्कुल ही 12,000 कर दी, ऐसे नहीं होगा, सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट होगा। एक्सपेंडिचर भी सेल के बाद जो पोस्ट सेल सर्विस दी जाती है उसके लिए सिर्फ 10% होंगे। तो ये क्या है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए भी कि आपको यही फॉलो करना है। तो भाई ये तो स्टैंडर्ड सेट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया भाई, सेकेंड स्टेप, मैंने अभी स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब क्या किया, परफॉर्मेंस को मेज़र किया। परफॉर्मेंस को जो एक्चुअल जब वर्कर्स ने उसको स्टैंडर्ड शो कर दिए गए, अब वर्कर ने परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद हमने अब मेज़र किया कि परफॉर्मेंस कैसी रही। जब एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपकी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस रही उसको मेज़र करना। परफॉर्मेंस शुड बी मेज़र इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेबल मैनर। मतलब कहीं सारी टेक्निक्स होती हैं मेज़र करने की। आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हो, सैम्पल चेक कर सकते हो कि जो उन्होंने प्रोडक्शन के थ्रू जो फिनिश गुड तैयार किया उसको इंस्पेक्ट कर लो कि आखिर क्या क्वालिटी थी, कितने नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन किया। या जो सुपीरियर है उसके थ्रू जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जा रही है कि भाई इस वर्कर ने इतना परफॉर्म किया, इस वर्कर ने इतना परफॉर्म किया, उस बेसिस पर देख लो। या अकाउंट रेशियो या रेशियोज़ के बेसिस पर डिसाइड कर लो। तो ये सारे तो टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो एक्चुअल आखिर परफॉर्मेंस क्या थी उसको मेज़र करने में। अब मैंने क्या किया, 10 यूनिट का जो टारगेट सेट किया था अब एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेज़र कर ली। अब क्या करना है, अब थर्ड स्टेप क्या आया, मैंने परफॉर्मेंस मेज़र कर लिया कई सारे टर्म्स में। अब थर्ड स्टेप क्या आया, मुझे ये भी पता चल गया कि एक्चुअल क्या था और कितना मैंने टारगेट सेट किया था, ये भी पता चल गया। अब मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। कंपेयर ही तो करेंगे, जो चीज़ आपने सेट की दैट इज़ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद काम जारी रखा गया, जारी रखने के बाद आपने उसको मेज़र कर लिया कि एक्चुअल में आपने आखिर काम कितना किया। अब जब दोनों चीज़ें आपके सामने हो आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में दोनों का कंपैरिजन। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस मैनेजर कंपेयर करता है दोनों परफॉर्मेंस का कि भाई दोनों इक्वल हैं या मतलब ये एक्चुअल है और ये मान लो आप एक्सपेक्टेड है, तो दोनों इक्वल हैं तो ठीक है। अगर एक्चुअल ज़्यादा है एक्सपेक्टेड से तो बहुत ही अच्छा है, गुड। और अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में एक्सपेक्टेड ज़्यादा है तो क्या है भाई, बैड, पुअर। कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कम परफॉर्म की,
तो भाई हमने ये भी जान लिया। अब फोर्थ स्टेप क्या है, मैं एनालाइज करूँगी डेविएशन की, जो डिफरेंस आया है वो आखिर क्यों आया है। ऑल डेविएशन मतलब जो डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्चुअल एंड टारगेट परफॉर्मेंस। ऑल डेविएशन नीड्स नॉट टू बी ब्राउट टू बी नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ज़रूरी नहीं है हर डिफरेंस में, जो हर परफॉर्मेंस में डिफरेंस होंगे उसे आप टॉप मैनेजमेंट से बोलेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। A range of deviation should be established and only cases beyond this range should be brought to knowledge of top level management। उन्हें डिवाइड करना चाहिए डेविएशन को टू कैटेगरीज में। एक जो बहुत ज़्यादा अर्जेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये एक मेजर फैक्टर्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें काफ़ी डेविएशन आ रहा है, तब तो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट से बताइए। और सेकंड होते हैं जो इनसिग्निफिकेंट है, जो इतना ज़्यादा उनमें ना तो डेविएशन है और ना ज़्यादा वो इतने ज़रूरी हैं कि उन पर फोकस किया जाए। तो इसमें ये जब हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं, जो अंतर आया है उसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रीजंस हैं भाई और क्या एक्शन मैं लूँ। तो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो उन्होंने ये बोला कि आप एक काम करो, दो फैक्टर्स के बेसिस पर एनालाइज कर लो इन चीज़ों को। एक ये देखते हुए कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, एक जो विच नीड्स टू बी अटेंडेड अर्जेंटली, पहली कैटेगरी ये बना लो, और दूसरी वो वाले डेविएशन रख लो जिनको अटेंड करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब जो इतना मेजर रोल प्ले नहीं करते हैं हमारी परफॉर्मेंस के लिए। तो दो कैटेगरीज बना ली। तो ये दोनों ही कैटेगरीज होंगी जो कंट्रोल की जाएंगी दो पॉइंट से, एक क्रिटिकल पॉइंट और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए, अभी हम कहाँ थे, डेविएशन को, सो मत जाना, सुन लो। फोर्थ पॉइंट में पहले हमने क्या किया, टारगेट सेट किया, सेकंड स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्म की, थर्ड स्टेप में दोनों को कंपेयर किया, कौन ज़्यादा है कौन कम है। उसके बेसिस पर अगर कोई दोनों में कोई डेविएशन निकल कर आता है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, और उसी डेविएशन को एनालाइज करने के लिए ये सजेस्ट किया गया कि आप दो कैटेगरीज बना लीजिए। एक में ऐसे फैक्टर रखिए जिनको अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका डेविएशन चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक में वो रखिए जिनके होने या ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। दो कैटेगरीज बना लीजिए, और इन दोनों कैटेगरीज के लिए दो मेथड्स दिए हुए हैं। एक बताएंगे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक बताएंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में ये बोला जाता है कुछ की एरियाज़ होते हैं जिसमें बोला जाता है आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट कैटेगरी जो ये कहती है जो इम्पॉर्टेंट हैं, अर्जेंटली जिनको अटेंड करना ज़रूरी है, जिनको टॉप लेवल मैनेजमेंट की नोटिस में लाना ज़रूरी है, उन की पॉइंट्स पर हमेशा फोकस कीजिए, उनको इग्नोर मत कीजिए। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होता है, ये कहते हैं बाकी चीज़ें जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं उनको करिए, जिनके बिना आपका काम हो सकता है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं उन की एरियाज़ पर, की पॉइंट्स पर फोकस कीजिए। क्रिटिकल मतलब जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज़ इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, अगर उनमें कोई अंतर निकल कर आ रहा है तो आपको अर्जेंटली अटेंड करना चाहिए। ये वो की एरियाज़ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर उनमें कोई भी डेविएशन होता है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट, आपने ये देखा कि भाई पिछली बार से 5 रुपये पर यूनिट इंक्रीज़ हो गई है, और देयर इज़ इंक्रीज़ इन पोस्टल कॉस्ट, और जो पोस्टल कॉस्ट है वो 20 रुपये से बढ़ गई है। तो दोनों में से मैं किस कॉस्ट पर ज़्यादा फोकस करूँगी, पोस्टल पर या प्रोडक्शन पर। मेरा जो मेन काम चल रहा है वो किससे चल रहा है, प्रोडक्ट से, और वो प्रोडक्ट क्या होता है, किसके थ्रू प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस से। तो अगर कौन सी कॉस्ट मेरे ज़्यादा मैटर करती है, प्रोडक्शन ना। प्रोडक्शन में भाई पहले से 5 रुपये पर यूनिट बढ़ गया, तो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो मुझे किस पर फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा, प्रोडक्शन कॉस्ट का जो इंक्रीमेंट हुआ है उसके लिए रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पोस्टल कॉस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन मींस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होता है उसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किससे निकल कर आता है, प्रोडक्शन के बाद। और अगर उसी में ही आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो दोनों ही में सबसे ज़्यादा की एरिया आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हमेशा ये बताता है जो पॉइंट्स, जो की एरियाज़ जो आपके लिए बहुत क्रिटिकल हैं
बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप सिर्फ उन पर फोकस कीजिए, उनको कंट्रोल कीजिए। सेकंड, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये जस्ट उसका क्या है, अपोजिट। ये कहता है कि मैनेजर ट्राई करता है कि भाई हर चीज़ कंट्रोल करे, लेकिन जब वो हर चीज़ कंट्रोल करने की सोचेगा ना तो लास्ट में ये होगा कि वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, जब आप चीज़ों को सोचते हैं ना कि आप बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में रखेंगे, बहुत कहते हैं स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो जब आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करते हैं ना तो लास्ट में होता है बच्चे ही ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आपने इतना रूल्स रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट रहे आप कि बच्चे आपसे अपने मन की बात शेयर ही नहीं कर पाए। तो लास्ट में ये हुआ कि बच्चे जो आप सोच रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा नियम कायदे कानून से चलेंगे, उल्टा हुआ, बिल्कुल अपोजिट, बच्चे और ज़्यादा बिगड़ गए। तो इसीलिए रूल्स डिसिप्लिन सिस्टम एक हद तक होना चाहिए, बियॉन्ड द लिमिट हर चीज़ बेकार होती है। तो वही मैनेजमेंट में बताया गया। डेविएशन जो एक स्पेसिफिक रेंज से बियॉन्ड है, सिर्फ उसको हैंडल करो। इन्होंने ये बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अंतर आ रहा है, आपने एक्चुअल में जो चीज़ सोची 10 यूनिट की, एक्चुअल परफॉर्मेंस रही 8 यूनिट की, तो भाई आपने कहा कि 2 यूनिट आप क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उसका रीज़न पता करने की कोशिश कर लो, ठीक है, लेकिन कहीं बार आपको ये नहीं करना चाहिए कि 10 यूनिट का टारगेट सेट किया है तो भाई 10 ही ला कर दो, चाहे कैसे भी ला कर दो, मुझे नहीं पता, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ये देख लो कि चलो एक डेविएशन की भी एक रेंज सेट कर दो कि ठीक है मैंने इतना टारगेट दिया था, कम से कम उसने 10 यूनिट का दिया था तो 8 यूनिट तो प्रोड्यूस किए, तो कम से कम 2 का या 1 का, वो आपके डिपेंड करता है आपने क्या टारगेट सेट किया है, उस बेसिस पर एक रेंज सेट कर दो कि हाँ इतना डेविएशन तो अलाउ है, इसके अलावा अगर ज़्यादा अंतर हुआ जो हम सोच रहे हैं और जो आप एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस हुआ, उस रेंज से बाहर जाकर डेविएशन हुआ, तब हम उसको अटेंड करेंगे। अदरवाइज छोटी मोटी चीज़ें तो इग्नोर कर देनी चाहिए, इतना फोकस नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि 10 का टारगेट है और एक्चुअल परफॉर्मेंस 8 है, 2 का अंतर कैसे है, आप इसके लिए भी कहीं सारी मतलब कहते हैं ना महाभारत कर दो, ऐसा नहीं। एक डेविएशन सेट कर लो कि भाई चलो ठीक है, हम जो टारगेट सेट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है हर बार परफॉर्मेंस उस टारगेट के अकॉर्डिंग हो, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो वो एक अंतर की कहते हैं ना एक रेंज सेट कर लो कि भाई इतना अंतर तो चलेगा, इससे बाहर नहीं चलेगा। अगर इससे बाहर हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, अगर इसके अंदर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बोला जाता है मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, उससे अलग है बिल्कुल, उससे अपोजिट है। जहाँ यहाँ बोल रहे थे कि जो पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करो, यहाँ बोलते हैं कि जो ज़रूरी नहीं है उनको छोड़ दो, एक्सेप्शन में ले जाओ, इसके अलावा चीज़ें देखो। अगर उस रेंज से बाहर चीज़ें जा रही हैं तब देखो, अदरवाइज चीज़ों को लाइटली लो। तो ये है मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। अब भाई डेविएशन तो आ गया, 2 तरीके देख लिए डेविएशन को एनालाइज करने के। अब लास्ट स्टेप क्या है, करेक्टिव मेजर्स लीजिए। जो डेविएशन आया है उसको ज़रूरी है कि भाई उसको सॉल्व कैसे करें, उसका सॉल्यूशन कैसे पता करें, उसके लिए एक सही एक्शन कैसे लें ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएँ और जो गलतियां आज हमसे हुई हैं वो फ्यूचर में ना हो सकें। तो इसका मतलब क्या है, एक सही एक्शन लेना जो हमारी एरर्स को, मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये थे बच्चों 5 स्टेप। पहला क्या था, टारगेट सेट कर दिया। सेकंड, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र की। उसके बाद जब एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र हो गई और टारगेट सेट हो गया, उन दोनों के बीच में थर्ड स्टेप में कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद पता चला कि डेविएशन क्या था, फोर्थ स्टेप में उसको एनालाइज किया कि अंतर क्यों निकला, किस अंतर को अवॉइड कर दें, किस पे ध्यान दें, ये 2 कैटेगरीज बताई गई। फिफ्थ में क्या हुआ, अब जो डेविएशन था उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, ये 5th स्टेप में ध्यान दिया गया। तो ये 5 ही स्टेप थे जिनके थ्रू कंट्रोलिंग प्रोसेस आपका पॉसिबल हो पाता है। तो बच्चों यहीं आपका कंट्रोलिंग चैप्टर भी समाप्त हुआ। इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, आपने BST का एक सेक्शन, एक बुक कहते हैं ना, आपने कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद करती हूँ आपको सारे चैप्टर्स समझ में आए होंगे। अगर बच्चों कोई भी दिक्कत है ना, फर्स्ट चैप्टर में भी प्रॉब्लम है, तो आप बिना हेजिटेट हुए, बिना पैनिक हुए अपनी क्वेरी बता सकते हो। हम उसका एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे आपके सभी डाउट्स का, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक बम्पर ऑफर के साथ जिसमें आपको केस स्टडी के ढेर सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, फिर खुश रहो। आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर आना ना भूलिए, वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।